नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी सोशियोलॉजी। जैसा कि आप सबको पता है कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीजीटी सोशियोलॉजी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू के बारे में। इससे पहले की 3 वीडियो में भी हमने कुछ इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज़ डिस्कस करे थे और आज के इस वीडियो में भी हम इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं पीजीटी सोशियोलॉजी से रिलेटेड। बट ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पीजीटी सोशियोलॉजी से रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। अदर एग्ज़ाम्स में भी अगर इस तरह के इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ पे भी ये पीवाईक्यूज़ हेल्प करेंगे। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है तो ये आपको मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? देखो, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीजीटी सोशियोलॉजी से रिलेटेड एग्ज़ाम्स में कि किस संघ की स्थापना किसने करी थी या किससे कौन जुड़ा हुआ था। इसके पहले वाली वीडियो में भी हमने बात करी थी कि ब्रह्म समाज, आर्य समाज, हरिजन सेवक संघ या थियोसॉफिकल सोसाइटी, इन सब से कौन-कौन से नाम जुड़े हैं। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी, एमके गांधी के द्वारा स्थापित की गई संस्था थी। और ये किस लिए स्थापित की गई थी? दलित वर्ग के उत्थान के लिए। जिन्हें अस्पृश्य जातियाँ बोला गया था, उनके साथ छुआ-छूत वाले व्यवहार होते थे, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उनके साथ ये भेदभाव का व्यवहार रोकने के लिए महात्मा गांधी ने उन्हें हरिजन का नाम दिया था। हरिजन अर्थात हरि के जन। और उनसे जुड़ा एक संघ हरिजन सेवक संघ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 एमके गांधी। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। समाजशास्त्र का जन्म माना जाता है 1838 में। ये तो पहले ही वीडियो में बात करी थी हमने कि समाजशास्त्र का जन्म सन 1838 में माना जाता है। फ्रांस के समाजशास्त्री अगस्त काम्टे समाजशास्त्र विषय के जनक भी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र को विभाजित किया है। सामाजिक स्थिति विज्ञान व सामाजिक गति विज्ञान। ऑप्शन 2 अंतःसमूह बहिर्समूह। ऑप्शन 3 उपसंरचना व अतिसंरचना। ऑप्शन 4 सामाजिक संगठन व सामाजिक विघटन। इसके बारे में एक ऑलरेडी वीडियो है। अगस्त काम्टे से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर सोशियोलॉजी एग्जाम्स में, तो उसके बारे में मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई भी है। उसमें मैंने इनके जितने भी फेमस कॉन्सेप्ट हैं या थ्योरी हैं उनको बताया हुआ है। तो अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र को 2 भागों में विभाजित किया था, सामाजिक स्थिति विज्ञान और सामाजिक गति विज्ञान। अब देखो, सामाजिक स्थिति विज्ञान जो होता है वो समाज की संरचना से संबंधित है, यानी समाज का स्ट्रक्चर कैसा बना है, किसके द्वारा समाज की संरचना होती है, किन तत्वों को मिला के आप समाज का निर्माण करते हो। जबकि जब आप बात करते हो सोशल डायनामिक यानी सामाजिक गति विज्ञान की, तो वो बात करता है समाज के विकास के बारे में कि किस प्रकार समाज स्टार्टिंग से लेके अब तक मॉडर्न टाइम में डेवलप होते जा रहा है। तो वो वीडियो देखोगे तो आपको काफ़ी अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। रामपुरा गांव का किस भारतीय समाजशास्त्री ने अध्ययन किया था? तो देखो, इसके बारे में अध्ययन किया था एम.एन. श्रीनिवासन ने। तो देखो, इस क्वेश्चन से आपको ये आइडिया लगेगा कि किस क्षेत्र का, किस गांव का, किस जगह का, किस समाजशास्त्री ने अध्ययन किया है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रामपुरा गांव का अध्ययन श्रीनिवासन ने किया है। इसको याद रखने का ट्रिक बता देते हैं। भगवान राम को हम कैसे बोलते हैं? जय श्री राम। भगवान राम के आगे श्री लगता ही है, तो एम.एन. श्रीनिवासन का श्री उठा लो आप और जगह का नाम है रामपुरा, उसका राम उठा लो, तो श्री राम ट्रिक से आपको याद रह जाएगा कि रामपुरा गांव का अध्ययन किस समाजशास्त्री ने किया था। बाकी के भी बहुत सारे जगह हैं जिसके बारे में यहाँ नीचे लिखा हुआ है। डॉक्टर एन मजुमदार ने मोहाना और बी.आर. चौहान ने राजस्थान और एच.सी. दुबे ने समीरपेट गांव का अध्ययन किया था। तो ये चारों जगहों के नाम और इनसे जुड़े समाजशास्त्री जिन्होंने अध्ययन किया है, ये भी आपको याद रखने होंगे। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इवन नेट जेआरएफ के भी एग्जाम्स में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सामाजिक स्तरीकरण का तात्पर्य पहले ये समझ लो होता क्या है। सामाजिक स्तरीकरण यानी समाज में स्तरों के आधार पे विभाजन है। एक एक लेवल बांट दिए गए हैं, उच्च स्तर, निम्न स्तर, मध्यम स्तर। तो बहुत सारे उसके फैक्टर्स होते हैं कि किसी को शक्ति के आधार पे बांटा जा रहा है, किसी को संपत्ति के आधार पे बांटा जा रहा है, कोई जाति के आधार पे बांटा जा रहा है, उच्च से निम्न। तो ये जो स्तरीकरण हो गया है, 1 2 3 4 एक एक स्तर बढ़ गए, लेवल हो गए हैं, स्ट्राटिफिकेशन हो गया है, उसके बारे में कई सारे समाजशास्त्रियों ने काम किया है।
तो मैक्स वेबर ने भी काम किया है और उन्होंने कितने उपागम बताए हैं उसके बारे में ये क्वेश्चन। तो मैक्स वेबर ने 3 डायमेंशनल आधार पे सामाजिक स्तरीकरण को समझाया है। एक बार देख लेते हैं। सामाजिक स्तरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर ने 3 आयामी उपागम प्रयोग किया। वेबर के अनुसार संपत्ति, शक्ति, सम्मान के आधार पर समाज में स्तरण का निर्धारण होता है। अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर ये 3 हैं, बट जब हम सामाजिक स्तरीकरण के बारे में पढ़ेंगे तो और ज़्यादा चीज़ें भी हैं कि इन्होंने किन किन आधार पे बताया है। मेनली कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो समाज में स्तरीकरण के बारे में बात करती हैं, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो वही आने वाली है। फिलहाल हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आत्महत्या समाज के नकारात्मक दबाव का फल है, ये किसने कहा है? सबसे पहली बात तो आत्महत्या के बारे में सबसे ज़्यादा इन चारों में से दुर्खिम ने बोला है। दूसरी चीज़, ये कैसे दुर्खिम ही आंसर होगा, ये ध्यान दो। क्वेश्चन में क्या लिखा है? समाज के नकारात्मक दबाव का फल। तो आत्महत्या को सामाजिक घटना किसने माना? दुर्खिम ने। उनका मानना है कि यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो वो उसका व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, समाज उसमें उत्तरदायी होता है। समाज के व्यवहार उसको आत्महत्या करने के लिए बाध्य करते हैं। और किस तरह के दबाव होते हैं समाज के? नकारात्मक दबाव। जब समाज के लोग व्यक्ति को अत्यधिक रोकते हैं या अत्यधिक किसी कार्य को करने के लिए बाधित करते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो वो व्यक्ति करने में असमर्थ है, वो समाज उसको करने के लिए बाध्य करे, उस चीज़ के लिए उसे दबाव डाला जाए, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने आप से कुंठाग्रस्त होकर अपनी परिस्थितियों से हार मान के आत्महत्या कर लेता है। जैसा कि यहाँ नीचे लिखा हुआ है, दुर्खिम ने आत्महत्या को एक सामाजिक घटना माना है, ना कि व्यक्तिगत घटना। और साथ ही साथ वो ये भी बोलते हैं कि समाज ही आत्महत्या का कारण है। उनका कहना है कि आत्महत्या समाज के नकारात्मक दबाव का फल है। आत्महत्या से रिलेटेड वीडियो भी है, आप उसे देख लेना। उसमें आत्महत्या के टाइप्स के बारे में भी हमने डिस्कस करा हुआ है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया संबंधित है, इसके बारे में हमने कल भी बात करी थी। अंतः समूह से बिल्कुल नहीं, प्राथमिक समूह से बिल्कुल नहीं, धार्मिक समूह से बिल्कुल नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? संदर्भ समूह से। संस्कृतिकरण का तात्पर्य ही यही है कि आप जब किसी ऐसे ग्रुप में होना चाहते हो जहाँ के आप अभी सदस्य नहीं हो, बट आप उसी तरह के बिहेवियर अपनाओ, उसी तरह से अपने कर्म कांड करो, अपनी रीति रिवाज परंपराएं सब बदलने लगो किसी एक ऐसे समूह की तरह जिसमें आप जाना चाहते हो, तो उसे आप संस्कृतिकरण कहते हो, या उसे आप संदर्भ समूह की भी संज्ञा देते हो। तो संस्कृतिकरण और संदर्भ समूह की प्रक्रिया एक दूसरे से काफ़ी संबंधित है। एक बार इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवासन के अनुसार संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा कोई अन्य समूह किसी उच्च और प्रायः द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और पद्धति को बदलता है। सामान्यतः ऐसे परिवर्तन के बाद निम्न जाति जातीय संस्तरण की प्रणाली में स्थानीय समुदाय में जो परंपरागत रूप से स्थिति प्राप्त है उससे उच्च स्थिति का दावा करने लगती है। सामान्यतः बहुत दिनों तक, बल्कि वास्तव में 1-2 पीढ़ियों तक यह दावा किया जाए तो उसे स्वीकृति मिल जाती है। सबसे पहले आप देखो द्विज जाति। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 जातियां हैं। शूद्रों को निम्न जाति बताया गया है और द्विज जातियां हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। द्विज का तात्पर्य है उन जातियों से जिनमें उपनयन संस्कार पाया जाता है। उपनयन संस्कार का तात्पर्य क्या है? कि आप पढ़ने के लिए, वेदाध्ययन के लिए या स्कूलिंग के लिए आप जा सकते हो, यानी पढ़ने की अनुमति, वेद अध्ययन, विद्या अध्ययन या शस्त्र शास्त्र, इन सब के अध्ययन के बारे में ज्ञान अर्जन करने की सिर्फ इन 3 जातियों को ही अनुमति थी। तो द्विज जाति की दिशा में कौन सी जाति का अपने रीति रिवाज, कर्मकांड बदल रही है? शूद्र, क्योंकि इन्हें वो स्थिति प्राप्त नहीं है समाज में जो इन 3 जातियों को है, क्योंकि ये उच्च श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे परिवर्तन के बाद निम्न जाति जातीय संस्तरण की प्रणाली में, देखो ये ऊपर से लेके नीचे तक का जो संस्तरण है, हायरार्की मतलब 1 2 3 4, ये जो स्टेप बाय स्टेप लोग हैं जातियों में, उस चीज़ को बोला जाता है। तो जातीय संस्तरण की प्रणाली में स्थानीय समुदाय से उसे जो परंपरागत रूप से स्थिति प्राप्त है, यानी किसी एक समुदाय में किसी एक जाति यानी निम्न जाति को जो स्थान हमेशा से प्राप्त है परंपरागत रूप से कि आप अस्पृश्य हो, आप या आप निम्न हो या आप शूद्र हो, उससे उच्च स्थिति का दावा करने लगती है। कब? जब वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने ये व्यवहार जो है, अपने कर्मकांड, रीति रिवाज, विचारधारा, जो भी पद्धतियां हैं, उनको इनके अनुसार बदलने लगती है।
और एम एन श्रीनिवासन ने दक्षिण भारत के कुर्गों पे अपने अध्ययन के बाद ये संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी, और उसके बारे में उन्होंने अपनी फेमस बुक रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द क्रुक्स ऑफ साउथ इंडिया, जो कि 1952 में आई थी, उसमें इन सारी बातों के बारे में बताया और ये संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है उसके बारे में भी बताया था। तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है हिंदू विवाह से। आप देख सकते हो हिंदू विवाह से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको हिंदू विवाह और उसके टाइप काफ़ी अच्छे से पता होने चाहिए, उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, किस विवाह का क्या नाम है, कौन से उत्कृष्ट के हैं, कौन से निम्न कोटि के हैं, ये सब आपको पता होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती है कौन से विवाह में। तो देखो, सबसे पहली बात, ये जो है थर्ड टाइप असुर विवाह, ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये निम्न कोटि का विवाह है। बचे बाकी के तीन, इन तीनों में आर्ष विवाह को ऋषि विवाह कहते हैं, यानी ऋषि को गाय दान देकर कन्या दान देना, वो आर्ष विवाह कहलाता है। और ब्रह्म विवाह जो होता है उसमें योग्य वर ढूंढ के माता पिता अपनी कन्या को उसके साथ विवाह करवा देते हैं। लेकिन जब बात आती है पुरोहित की, यानी जो आपके पुरोहित हैं जिनके द्वारा आपके यहाँ यज्ञ पूजा पाठ हवन आदि होती है, उनको अगर आप अपनी कन्या भेंट कर रहे हो तो वो कौन सा विवाह कहलाता है, वो कहलाता है दैव विवाह। जैसा कि नीचे लिखा हुआ है, देव विवाह में पिता वस्त्रालंकारों से सुसज्जित अपनी कन्या को दान के रूप में उस व्यक्ति को देता था जो यज्ञ कार्य के पुरोहित के रूप में सफलतापूर्वक संपन्न करता था। सदकर्म में लगे पुरोहित को दान के रूप में लड़की देना ही दैव विवाह होता था। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। गोल गधेड़ो किस जनजाति समुदाय से संबंधित है। तो देखो, ये होता है भील जनजाति में। गोल गधेड़ो एक प्रकार का लोक नृत्य है जो कि होली के अवसर पर किया जाता है। इसमें हमने बात करी हुई थी कि नारियल का पेड़ होता है, उसके चारों तरफ लड़कियां नृत्य करती हैं गोलाकृति में, उसके बाहर लड़के रहते हैं और वो ट्राई करते हैं कि इस नारियल के पेड़ पे बंधे गुड़ और चने की दाल को, इस घेरे को तोड़ के अंदर जाके उतार के ले आए, और जो यह करने में विजय प्राप्त करता है उसे इस घेरे में किसी भी कन्या से, जिससे भी उसकी विवाह करने की इच्छा है, उसके साथ वो विवाह कर सकता है यदि उसने यह प्रतियोगिता जीत ली है। अब एक चीज़ और आप याद रखना कि भील और नायरों में संयुक्त परिवार को क्या बोलते हैं, थारवाड़, और एकल यानी सिंगल फैमिली को झाबड़ी बोलते हैं। और भील जाति का अध्ययन किसने किया था, टीवी नायक ने। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन। हीगल और मार्क्स दोनों ने निम्न में से कौन सी अध्ययन पद्धति प्रयुक्त की है। तो आप सबको पता है द्वंद्ववाद। हीगल ने द्वंद्वात्मक आत्मावाद और मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। हालांकि मार्क्स ने हीगल के द्वंद्वात्मक आत्मवाद को अस्वीकार करते हुए अपने दर्शन द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित किया। इस प्रकार दोनों ने ही द्वंद्ववाद की पद्धति अपनाई। हीगल के द्वंद्ववाद में हमने बात करी थी वाद प्रतिवाद संवाद, फिर वाद प्रतिवाद संवाद। आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो, उसमें डिटेल में हीगल के द्वंद्ववाद के बारे में चर्चा की गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 4 द्वंद्ववाद। ना भौतिकवाद होगा, ना आदर्शवाद होगा, ना साम्यवाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में कुछ जनजातियों में किसी लड़की से विवाह करने के पूर्व लड़के द्वारा अपनी शक्ति सिद्ध करने की प्रथा है। इसे कहते हैं परिवीक्षा विवाह, घुसपैठ विवाह, परीक्षण विवाह या शक्ति विवाह। देखो, जनजातियों में जीवन साथी चुनने के तरीकों के आधार पे कई प्रकार के विवाह बताए गए हैं। इनमें से मुख्य 8 प्रकार माने जाते हैं, जैसे कि परीक्षा विवाह, परिवीक्षा विवाह, हरण विवाह, हठ विवाह, सहपलायन विवाह, विनिमय विवाह और सेवा विवाह। यहाँ पे परिवीक्षा विवाह, घुसपैठ विवाह या जिसे हठ विवाह भी कहते हैं, परीक्षण विवाह और शक्ति विवाह के बारे में लिखा है। तो जहाँ पे अपनी शक्ति सिद्ध करनी है, नाम से आपको लग रहा होगा कि ये फोर्थ ऑप्शन सही होगा, बट नहीं। शक्ति सिद्ध करने की बात परीक्षण विवाह में होती है। अगर आपको कोई एग्ज़ाम पास करना है तो आपका परीक्षण होगा। तो यहाँ पे भी लड़कों की शक्ति को देखने के लिए परीक्षण होता है, और वो कौन सा होता है, भील जनजाति में, जो हमने बात करी थी गोल गधेड़ों वाले लोक नृत्य के बारे में,
उसी नृत्य में, उसी उत्सव में लड़के अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और पेड़ पे क्या बंधा होता है? गुड़ नारियल, जिसे जाके लाना होता है। और अगर वो जीत गए, उन्होंने अपनी शक्ति सिद्ध कर दी, वो इस उत्सव में विजेता साबित हुए, तो वो अपनी मनचाही लड़की को जीवन साथी के रूप में चुन सकते हैं। तो ऑप्शन इसका 3 करेक्ट होगा, परीक्षण विवाह या परीक्षा विवाह। अगर हम बात करें परिवीक्षा विवाह की, तो मॉडर्न टाइम में जो लिव इन रिलेशनशिप है उसी की तरह परिवीक्षा विवाह होता है, जिसमें स्त्री पुरुष को यह अनुमति होती है कि वो कुछ समय एक दूसरे को जाने, एक साथ रहें, अच्छे से समझें। अगर उन्हें लगता है कि हाँ वो आगे लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, पूरी लाइफ एक दूसरे के साथ बिता सकते हैं, तो ठीक है, अदरवाइज वो अलग हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो, ये पिछड़ा वर्ग जो आयोग है, इससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पिछड़ा आयोग के प्रथम सभापति कौन थे, द्वितीय सभापति क्यों कौन थे, और ये किस लिए बनाया गया था। तो देखो, पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनके उत्थान के लिए इस आयोग का गठन हुआ था, और इसके पहले सभापति थे काका कालेलकर। और जब इसका दूसरा आयोग आया, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग आया, तो उसके सभापति कौन थे? बीपी मंडल। जैसा कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, भारत में 1953 में काका साहेब कालेकर की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की गई। उसके द्वारा सौंपे गए कार्य निम्नलिखित थे। अब देखो, ये जो आयोग है उसके कार्य क्या थे? पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करना, पिछड़े वर्ग की कठिनाइयों की परीक्षा, उनकी स्थिति सुधार के लिए सिफारिशें करना। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी। दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग के आयुक्त बीपी मंडल ने अपना प्रतिवेदन 1980 में सरकार को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण एवं ब्राह्मणीकरण की अवधारणा किसने दी थी? तो इसका आंसर है एम.एन. श्रीनिवासन। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। श्रीनिवास शास्त्री, रवि शास्त्री, एम.एन. श्रीनिवास और एस.पी. श्रीनिवास। देखो यहाँ पे एस.पी. है तो ये तो होगा नहीं, होगा ऑप्शन नंबर 3 एम.एन. श्रीनिवासन, क्योंकि हमें पता है संस्कृतिकरण के बारे में इन्होंने ही बोला है। और आपने गतिशीलता की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए प्रारंभ में ब्राह्मणीकरण शब्द का प्रयोग किया, बाद में कुछ संशोधन के पश्चात इस शब्द के स्थान पे संस्कृतिकरण शब्द स्वीकार किया। संस्कृतिकरण के बारे में हमने पिछले क्वेश्चन में बात अच्छे से कर ली है, तो आई होप अब आपको संस्कृतिकरण का कॉन्सेप्ट और ये किसने दिया है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर एम.एन. श्रीनिवासन से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करें तो उनके बुक्स के नाम, उनके 2 फेमस कॉन्सेप्ट संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में, और कई बार क्वेश्चन ऊपर नीचे बदल बदल के पूछे गए हैं। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल SG सोशियोलॉजी पे मिल जाएगी, और चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आई होप आपको आज की इस वीडियो में मज़ा आया हो, नए क्वेश्चंस जानने को मिले हों, नए कॉन्सेप्ट समझने को मिले हों, और कुछ आपके रिवीजन भी हुए हों। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।